भारत भूषण पंत ने लिखा था, कोई ये बोझ उठाने को तैयार भी तो हो, दस्तार किसको दीजिए हकदार भी तो हो। मुश्किल नहीं है मुझको डराना मेरे हरीफ, लेकिन तेरी नयाम में तलवार भी तो हो। ये जानता हूं निर्गय दुश्मन में हूं, मगर मुझ पर किसी तरफ से कोई वार भी तो हो। हम काफिरों ने शौक में रोजा तो रख लिया, अब हौसला बढ़ाने को इफ्तार भी तो हो। कहने को चंद शेर तो हमने भी कह लिए, लेकिन सुखन सराई का मायार भी तो। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारी किस्मत उस शख्स की मानंद है जो सारी जिंदगी मुश्किल लम्हात में सिर्फ इस उम्मीद पर गुजार देता है कि अगला दिन अच्छा होगा, ये नहीं तो अगला दिन अच्छा होगा। ऐसी ही सूरत हाल का सामना हमें पाकिस्तान में है। लोग कहते हैं कि डर सबसे ज्यादा बिकता और हम उसे ही बेचते रहते। चलें आज उसी डर में किसी बेहतरी की नवीद सुना देते हैं और बाद में उसका अहाता करते हैं कि इसमें कितनी बेहतरी है। पाकिस्तान का ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बार्टर ट्रेड शुरू करने का फैसला सामने आया। पाकिस्तान का फौरी तौर पर तीनों ममालिक से अशिया के अदले बदले की तजारत करने का फैसला सामने आया। बार्टर ट्रेड में तीनों ममालिक करेंसी का तबादला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ईरान से तेल, गैस और कोयला मंगवा सकेगा। पाकिस्तान ईरान से खाद, केमिकल्स, फल और सब्जियां भी मंगवा सकेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान रूस से तेल और गैस दरामद कर सकेगा। पाकिस्तान रूस से लोहा, स्टील और टेक्सटाइल मशीनरी भी खरीद सकेगा। पाकिस्तान रूस से गंदम और दालों की तजारत भी कर सकेगा। इसके साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान से फल, सब्जियां, मादनियात समेत 10 अशिया खरीद सकेगा और पाकिस्तान तीनों ममालिक को 26 अशिया फरोख्त कर सकेगा। पाकिस्तान इन ममालिक को चावल, नमक, फल, सब्जियां और अद्वियात बेच सकेगा। पाकिस्तान इन ममालिक को दूध, अंडे, सीरियल्स, गोश्त और मछली बेचेगा। इनके साथ साथ टेक्सटाइल, चमड़े, फर्नीचर और खेलों का सामान फरोख्त किया जा सकेगा। पाकिस्तान इन ममालिक को मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, लोहा और स्टील भी भेजेगा। इसके साथ जूते, रेडीमेड गारमेंट्स और कालीन भी फरोख्त किए जा सकेंगे। पाकिस्तान ने ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बार्टर ट्रेड के कवानीन भी जारी कर दिए हैं। सरकारी और निजी कंपनीज ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बार्टर ट्रेड करने की हाल होंगी। निजी कंपनीज को एफबीआर, कस्टम्स और पाकिस्तान सिंगल विंडो की शराइत पर पूरा उतरना होगा। है तो ये अच्छी खबर, हमसाया ममालिक से तिजारत होनी चाहिए और इस तरीके से हो तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन सवाल यह है कि हम जो भिजवाएंगे और जो मंगवाएंगे उसका तनासुब निकालें और फिर अपनी माजी की पैदावार की तरफ देखें तो पता चलेगा कि हमने किसानों के साथ क्या इस्तेहसाल किया, हमने अपनी फसलों का कैसे बेड़ा गर्क किया, हम किस शय में खुद कफील थे और किस में हम मोहताज हो गए। हम एशिया में गंदम सप्लाई करने वाले ममालिक में शुमार होते थे, लेकिन अब गंदम मांगने पर क्यों मजबूर हुए। हम कपास में खुद कफील रहने वाले धागा इंपोर्ट करने पर क्यों मजबूर हुए। हम फलों पे नाज करने वाले किसकी हुकूमत में फलों की पैदावार पर कोताहियां देखने पर मजबूर हुए। हाल की घड़ी में मुआहिदों पर खुशी मनाने के साथ माजी की कोताहियों को भी जहन नशीन रखना चाहिए, क्योंकि हम टेक्सटाइल की सनत को फरोग देना चाहते थे और हम अपनी रफ्ता रफ्ता टेक्सटाइल की सनत को बंद करने के दर पे हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। मुल्क भर में रवा माली साल के पहले 11 माह में सालाना बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 26% की कमी रिकॉर्ड की गई। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल OCAC और इंडस्ट्री की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2022 से लेकर मई 2023 तक की मुद्दत में मुल्क में 15.26 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई। ये इदाद-ओ-शुमार गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 26% कम है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गुज़श्ता माली साल की इस मुद्दत में मुल्क में 20.62 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई थी। इन्हीं इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई के महीने में मुल्क में 1.30 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड हुई, जो गुज़श्ता साल मई के मुकाबले में 40% कम है। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले में मई में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 11% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में मुल्क भर में 1.17 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत रोजाना की बुनियाद पर फरोख्त होती हैं और हमारे सिर्फ अप्रैल में इतनी हुई हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि रवा माली साल के पहले 11 माह में मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत में 18%, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 29% और फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 45% की कमी रिकॉर्ड हुई।
कीमतों में भी कमी हुई, फरोख्त में भी कमी हो गई। रवा माली साल की इब्तदाई 9 माह में जुलाई तक मार्च के अरसे में वफाकी हुकूमत की जानिब से 6,978 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए के अखराजात किए गए, जिनमें से 3,582 अरब 44 करोड़ 70 लाख रुपए कर्ज सूद की मद में अदा किए गए। रवा माली साल वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का 51% हिस्सा कर्ज सूद की अदायगी में सर्फ हुआ है। वजारत खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान FBR की जानिब से 5,155 अरब 90 करोड़ 60 लाख रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया, जबकि 6,396 अरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए का मजमूई रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। जुलाई 2022 से मार्च 2023 के अरसे में वफाकी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कर्ज सूद की अदायगियां FBR के रेवेन्यू का 69%, जबकि वफाकी हुकूमत के मजमूई रेवेन्यू का 56% है। हर गुजरते साल के साथ कर्ज सूद की अदायगियों की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। PTI की हुकूमत के आखिरी माली साल 2022 के दौरान वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात 9,350 अरब 8 करोड़ 90 लाख रुपए थे। इस साल हुकूमत की जानिब से 3,182 अरब 43 करोड़ 20 लाख रुपए की अदायगी की गई है, जो कि कुल अखराजात का 34% बनती है। इसी तरह गुज़श्ता माली साल FBR की जानिब से 6,142 अरब 80 करोड़ 20 लाख रुपए के टैक्स इकट्ठे किए गए, जबकि 7,328 अरब 22 करोड़ 30 लाख रुपए का मजमूई रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। माली साल 2022 के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से कर्ज सूद की मद में की जाने वाली अदायगी FBR की टैक्स कलेक्शन का 52% है, जबकि वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज का 43% है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिका हुकूमत के आखिरी माली साल 2018 के दौरान वफाकी हुकूमत ने 4,704 अरब 30 करोड़ 10 लाख रुपए के अखराजात किए, जबकि इस साल हुकूमत की जानिब से कर्ज और सूद की मद में 1,499 अरब 92 करोड़ 20 लाख रुपए अदा किए गए, जो कि हुकूमत के कुल अखराजात का 32% था। 2018 में FBR की जानिब से 4,065 अरब 78 करोड़ 80 लाख रुपए की टैक्स कलेक्शन की गई, जबकि वफाकी हुकूमत का मजमूई रेवेन्यू 4,696 अरब 16 करोड़ 60 लाख रुपए रहा। साल 2018 में वफाकी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कर्ज सूद की अदायगी FBR टैक्स कलेक्शन का 37%, जबकि वफाकी हुकूमत की मजमूई रेवेन्यू का 32% था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने अपनी आखिरी माली साल 2013 के दौरान 3,441 अरब 1 करोड़ 60 लाख रुपए के अखराजात किए, जबकि इस साल वफाकी हुकूमत की जानिब से कर्ज सूद की मद में 990 अरब 96 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगी की गई, जो कि हुकूमत के कुल अखराजात का 29% है। माली साल 2013 का अगर तनासुब किया जाए तो FBR की जानिब से 2,048 अरब 50 करोड़ 90 लाख रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया, जबकि वफाकी हुकूमत की मजमूई आमदन 2,775 अरब 26 करोड़ 70 लाख रुपए थी। माली साल 2013 के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कर्ज सूद की अदायगी FBR की टैक्स कलेक्शन का 48%, जबकि वफाकी हुकूमत की मजमूई आमदन का 36% था। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता माली साल के दौरान की जाने वाली कर्ज सूद की अदायगी का मवाजना अगर FBR की टैक्स कलेक्शन से किया जाए तो हर गुजरते साल के साथ कर्ज सूद की अदायगी का हदफ FBR की मजमूई टैक्स कलेक्शन के करीब पहुंच रहा है। तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे? माली साल 2008 में कर्ज सूद की अदायगी FBR की मजमूई आमदन का 28% और माली साल 2013 में 48% था। माली साल 2018 में 37%, 2022 में 52%, जबकि रवा माली साल 2023 के इब्तदाई 9 माह में जुलाई तक मार्च के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कर्ज सूद की अदायगी FBR की मजमूई टैक्स आमदन का 69% रही, जो अब तक का रिकॉर्ड इजाफा है। अब इसमें तशवीशनाक बात यह है कि अगर हुकूमत की जानिब से बर वक्त इकदामात ना लिए गए तो मुस्तकबिल में वफाकी हुकूमत की जानिब से कर्ज सूद की अदायगी और FBR टैक्स कलेक्शन की मद में हुकूमती आमदन की शरह बराबर होने का अंदेशा। याद रहे कि मुआशी माहिरीन के मुताबिक अगले माली साल 2024 में पाकिस्तान को कर्ज सूद की अदायगी की मद में 8,400 अरब रुपए की जरूरत होगी, जो कि रवा माली साल 2023 के तयशुदा हदफ से 4,450 अरब रुपए ज्यादा होंगे। माली साल 2023 में कर्ज सूद की मद में की जाने वाली अदायगी का हदफ 3,950 अरब रुपए तय किया गया था, और कर्ज सूद की अदायगियों में इजाफा ऐसे ही बढ़ता गया तो हुकूमत के लिए दिफाई अखराजात, पेंशन, तरक्याती स्कीमें, सब्सिडी समेत दीगर अखराजात के लिए रकम का बंदोबस्त करना मुश्किल हो जाएगा, और बिलाखिर हुकूमत को कर्ज सूद के अलावा अपने दीगर तमाम अखराजात पूरे करने के लिए मजीद कर्जे लेना होंगे। ये होंगी वो बारूदी सुरंगें जो बिछाई जाएंगी।
इस सब के बावजूद यहां सियासत की पड़ी हुई है कि कौन किसके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेगा, इसकी पड़ी हुई है। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली के स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी हैं। ये जो तहकीकात तेज की गई हैं, इसके पीछे मकासद क्या है वो मैं बताऊंगा। नैब रावलपिंडी ने साबिक विफाकी वज़रा और काबीना के मेंबर्स के नाम, गाड़ियां, जायदादें और अकाउंट्स का रिकॉर्ड्स तलब किया। तमाम सूबों के सेक्रेटरी एक्साइज से 22 सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियों, घर, प्लॉट्स और ज़मीनों के रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मुरासले जारी कर दिए गए और उनसे तेज़ तरीन तफ्तीश करके जवाबात जमा करवाने की हिदायत की गई। नैब ने शेख रशीद अहमद, परवेज़ खटक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी, उसके साथ साथ आज़म सवाती साहब, अली जैदी, फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, गुलाम सरवर और शीरी मजारी के नाम, जायदादों का जो रिकॉर्ड है उसे तलब किया गया। उसके अलावा पाकिस्तान MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, जो उस वक्त विफाकी वजीर रहे, फ़रोग नसीम, इनका भी ताल्लुक MKM से था, खुसरो बख्तियार, एजाज अहमद शाह, इनकी भी जायदादों की तफसीलात तलब की गई हैं। नैब रावलपिंडी ने 22 साबिक विफाकी वज़रा और काबीना मेंबरान के नाम और ट्रांसफर गाड़ियों के रिकॉर्ड तलब किया और साल 2018 से अब तक साबिक विफाकी वज़रा ने जितनी गाड़ियां खरीदी या फरोख्त की हैं, उन तमाम का रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की गई है। ये वाज़ेह है कि नैब साबिक वज़रा और काबीना मेंबरान समेत दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड की गैर मुंतकली की तहकीकात कर रहा है। अब जब इनसे तहकीकात होंगी तो इन तहकीकात के तनाजुर में कोशिश यही जारी है कि कौन कौन वादा माफ गवाह बनेगा। वादा माफ गवाह जो बनेगा तो फिर उसके वादा माफ गवाह बनने के बाद का मंजरनामा वज़ा किया जाएगा। इलेक्शन क्या अपने वक्त पर होंगे, ग्रुप्स की तश्कील कैसी है, पंजाब पे नज़र किसकी है, विफाक में हुकूमत किसकी बनेगी, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का नाम क्या होगा, उधर MKM क्या धमकियां दे रही है, इसके ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्शन के हवाले से अब क्यों बातें हो रही हैं कि इलेक्शन अब मुकर्ररा वक्त पे होंगे। क्योंकि आज से अगर कुछ महीने पहले चले जाएं तो वफाकी हुकूमत के जितने लोग थे, इत्तेहादी जमातों के जितने लोग थे, वो ये राय रखते थे कि आइन की रूह से हमारे पास ये वक्त है कि हम 1 साल मजीद डिले कर सकते हैं, हम जो इंतखाबात हैं उसे आगे लेके जा सकते हैं, और इसी तनाजुर में बहुत सी बातें भी किया करते थे। लेकिन अब आके आप किसी से भी पूछें तो उसका जवाब यही होता है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होने जा रहे हैं। अब ये जवाब इतनी फरावानी से क्यों दिया जा रहा है, इतनी यकीन दहानी से क्यों दिया जा रहा है, उसका बुनियादी मकसद ये है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा है, उनसे मैंने सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि पहले आप कहा करते थे कि हमारे पास अवाम में जाने के लिए नैरेटिव मौजूद नहीं है, अवाम को बताने के लिए कुछ मौजूद नहीं है कि गवर्नेंस कहाँ पे मुतासिर हुई और हमने क्या किया। तो इस हवाले से अब आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आप अवाम में जाएंगे तो आप अवाम आपको वोट देगी। तो उनका ये कहना था कि दुश्मन जो गलती कर दे तो फिर उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। दुश्मन ने गलती की 9 मई के हवाले से, 9 मई की गलती के बाद अब लोगों का रुझान तब्दील होने जा रहा है, तो अब हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी बैड गवर्नेंस के ऊपर ये एक ब्लैंकेट डाल दिया है 9 मई ने। तो उन्होंने कहा कि अगर आप यही समझना चाहते हैं तो यही समझ लें कि एक ब्लैंकेट डाल दिया गया, यानी हमारे पास गवर्नेंस के लिए बताने को कुछ नहीं है, हमारे पास अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास अवामी इकदामात का बताने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास रिजर्व की बेहतरी का बताने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास टैक्स अहदाफ मीट ना करने का बताने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बजट की तश्कील के अंदर अदाद-ओ-शुमार बेहतर करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास वजारतों के अंदर इस्लाहात लाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास अपने टैक्स निज़ाम को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास अपने निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, हमारे पास है तो दुश्मन की गलती है, जिस गलती से हम अवाम में जाएंगे और अवाम की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये है पाकिस्तानी सियासत। एक तरफ गलतियां की जाती हैं और उसका खमियाजा भी अवाम को भुगतना पड़ता है, दूसरी तरफ उन गलतियों का वो जिन्होंने पहले गलतियां की थी उसका वो फायदा उठा के खमियाजा कौन भुगतेगा, वो अवाम ही भुगतेंगे। अब ये जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, बात ये की जा रही है जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो अपनी पार्टी का नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी रखेंगे। अब ये इसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि उनके जो कुछ लोग हैं वो ये बात करते हैं कि हमें ये नाम रखना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि उनके साथ जितने लोग हैं, माजी करीब के अंदर जब ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे तो किस हद तक उन्होंने अक्सरियत हासिल की थी। दूसरी तरफ जो हम ख्याल ग्रुप है
जो बनाया गया है मुराद राज साहब और हाशिम डोगर साहब की जानिब से, उसमें जो लोग मौजूद हैं उन लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा? वो कब तक उसी तबके के अंदर टिके रहेंगे? वो ये कहते हैं कि हम अलग से पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे। ये तमाम लोग ये राय रखते हैं कि हमारा वोट जो है वो एंटी पीडीएम है। पीएमएल-क्यू भी ये राय रखती है कि एंटी पीडीएम यानी विफाकी हुकूमत के एंटी हमने वोट लेना है। जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप भी ये राय रखता है कि हमने वोट एंटी पीडीएम लेना है। मुराद राज साहब जो ग्रुप बना रहे हैं वो भी ये राय रखते हैं कि हमने वोट एंटी पीडीएम लेना है। वो बची खुची अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान है, उसका वोट भी एंटी पीडीएम है। पंजाब के अंदर ज्यादातर वोट एंटी पीडीएम है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वोट एंटी पीडीएम है। तो फिर ये जो एंटी वोट पीडीएम है ये किसको जाएगा? टीएलपी को जाएगा, जमात इस्लामी को जाएगा, जेकेटी ग्रुप को जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा, ये जो लोग बचे हुए हैं इनको जाएगा, पीएमएल-क्यू को जाएगा, किसको जाएगा? वफाकी हुकूमत के पास गेन करने को क्या है? उनके पास गेन करने को सिर्फ ये है कि आप तुर्किया के अंदर जाएं, सदारती महल में जो तकरीब जारी है अब वहां पे शरीक हों और आप इस तरीके से मिलें कि लोग ये तासुर लें कि आप जबरदस्ती मिल रहे हैं, आप गले मिल रहे हैं और वो गले नहीं मिलना चाहते। लोग ये भी तासुर ले रहे हैं कि वो बात सिर्फ नॉर्मल सी करना चाहते हैं लेकिन आप ज्यादा बात कर रहे हैं। अब ये जो तासुर है इसको किस तरीके से जाहिर करेंगे? बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आप किस तरीके का तशख़्ख़ुस बना रहे हैं पाकिस्तान का कि हाँ हम वो हैं जो वहां पे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या हम वो हैं जिसे आपको एडजस्ट करना चाहिए? पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर गहरी नजर रखने की जरूरत है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कल से इस पर डिबेट होगी और बड़े पैमाने पे होगी कि बजट जो आ रहा है ये IMF के बगैर आप जो बजट ला रहे हैं इसका नुकसान किसे भुगतना पड़ेगा? आप भुगतेंगे या हम जैसों को ही भुगतना पड़ेगा, जो सदियों जो दहाइयों से भुगतते आए और आगे दहाइयों भुगतता ही रहना पड़ेगा? मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के हवाले।